बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 402 लेक्चर नंबर 35 से 40 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35 से, जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड मटेरियल बजट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हमारे पास कौन सा बजट होता है? इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बजट भी कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का बजट। ये तीनों हमारे पास प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब कि एक्चुअल रेट्स पर हम इन्हें बेस नहीं कर रहे होते, हम पहले से एक एस्टीमेट लगाते हैं, उस पर ये बेस्ड होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमारे पास जो गुड्स हमने बेच दी हैं एट सम परसेंटेज एक्स, यानी कि जो टोटल कॉस्ट थी हमारे पास उसकी कुछ परसेंटेज पे हमने गुड्स को बेच दिया है और हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट का, कि जो गिवन सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट परसेंटेज से और डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से। फॉर एग्जांपल आपने बेचा है एट 120% ऑफ कॉस्ट और सेल्स आपको ये दी गई हैं और कॉस्ट आपने अब फाइंड करनी है। तो जो सेलिंग प्राइस है यानी कि 96,000, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट परसेंटेज 100 से और डिवाइड कर देंगे 120 से। 120 बेसिकली क्या है, जो हमारे पास कॉस्ट की जिस परसेंटेज पे हमने बेचा है, ठीक है, यानी कि जिस परसेंटेज पे हमने सेल किया है, तो इसलिए ये हमारे पास सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है। कौन सी? 120%। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई है कि गुड्स हमारे पास अगेन 120% पर हमने बेचे हैं, कॉस्ट की 120% पर। ओके, तो सेल्स हमें ये दी गई हैं और ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जो है हमारे पास वो कितने यूनिट्स हैं, ठीक है, और कितने के यूनिट्स हैं, दोनों दिया गया। देन क्लोजिंग फिनिश गुड, और वो भी यूनिट्स और रुपीज़ दोनों में दिए गए हैं, और आप प्लान कर रहे हैं कि हमने 2500 यूनिट्स को बेचना है। तो प्रोडक्शन बजट हमारा कितना बनेगा? सबसे पहले तो अगेन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप कॉस्ट की परसेंटेज पर बेच रहे हैं, देन उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसमें क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स हैं उनको ऐड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर इसमें से आप जो ओपनिंग वाली फिनिश गुड की इन्वेंट्री है, ओपनिंग फिनिश गुड है, उनको माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएंगे वो उन गुड्स की कॉस्ट जो कि आपने अभी प्रोड्यूस करने हैं। अब इसका स्टेप 2 क्या है कि आपने स्प्लिट करना है ₹280,000 को इनटू कंपोनेंट्स यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट्स। अब देखेंगे तो आपको एक कॉस्ट उन्होंने दे दी है, लेकिन कॉस्ट का सिर्फ एक कंपोनेंट तो नहीं होता, मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में कुछ कॉस्ट जाएगी, कुछ डायरेक्ट लेबर में जाएगी, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड में, तो उन सब में हमने स्प्लिट करना है इसे। डायरेक्ट मटेरियल का रेट दे दिया गया, ठीक है, उस रेट पर आप रेट और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के लिए, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए और फिक्स्ड के लिए। तो इन सब की जब आप अमाउंट्स निकाल लेंगे, देन एंड पे टोटल आपके पास वही आएगा जो आपको शुरू में अमाउंट दी गई थी। और कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? जो टोटल हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है, इसको जो यूनिट्स से जितने हमने बनाने थे 2400, उन पर डिवाइड करेंगे तो ये पर यूनिट की कॉस्ट है। अच्छा, देन हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बजट। इसकी हमारे पास इम्पोर्टेंसेस लिखी हुई हैं कि सबसे पहले तो ये हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है किस चीज़ को, मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक के लेवल्स को। देन हमारी परचेजिंग डिपार्टमेंट को मदद करता है कि वो एक बाइंग स्केड्यूल बना सके। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट को पेमेंट्स को प्लान करने में मदद करता है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यूनिट्स टू परचेज, इसमें जितने यूनिट्स कंज्यूम होने हैं वो, और उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। और परचेज कॉस्ट, इसके लिए जितने यूनिट्स परचेज करने हैं उनको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी एग्जांपल दी गई है। हर यूनिट की जो नीड है वो है कि मटेरियल उन्हें मिले 2 kg एट रेट ऑफ ₹5, ठीक है, और जो मटेरियल बी है वो उन्हें 10 पीसीस चाहिए एट रेट ऑफ ₹1.5, और मटेरियल सी के लिए 0.5 लीटर्स एट रेट ऑफ ₹10। तो ये जितनी क्वांटिटीज़ चाहिए उनको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन बी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, सी के लिए भी ऐसे ही करेंगे। और ये वाले जो हम यूनिट्स बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ये वो टोटल यूनिट्स है जो कि हमें चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद जो हमें इंडिविजुअल इनके दिए गए थे कि हर यूनिट में ये वाला मटेरियल, ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल मटेरियल हमें इतना चाहिए। तो मटेरियल ए के लिए देखिए हमें कितना चाहिए था, 2 kgs। तो पहले तो हमने ये 2400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका रेट क्या था, अभी इन रेट्स का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। इन रेट्स का हमने जिक्र नहीं किया, हमने सिर्फ जितना जितना मटेरियल चाहिए था हर इंडिविजुअल मटेरियल उसको टोटल यूनिट से उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिव रो में, सॉरी। देन जो मटेरियल्स की कॉस्ट है अब हमने उससे मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट को, ठीक है। इसको ₹5 से, इसको ₹1.5 से, इसको ₹10 से, ठीक है। देन एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, परचेज बजट और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया। इस पर भी हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं, उनका ओपनिंग स्टॉक, उनकी कंजम्पशन कितनी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। तो एंड पे हमने यूनिट्स थ्रू परचेज निकालने। तो बेसिकली सिंपल आपने वही करना है कि जो आपकी कंजम्पशन है, ठीक है, जितना आपको बेसिकली चाहिए, उसमें आपने ओपनिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ऐड किसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग को ऐड करना है और ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन परचेज कॉस्ट फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें भी 3 मटेरियल्स दिए गए हैं, ठीक है। कितने यूनिट्स बाय करने हैं, रेट दिया गया और टोटल कॉस्ट। तो ये तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगी। ओके, देन हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि जनवरी में हमें 70 यूनिट्स चाहिए, फरवरी में इतने चाहिए, और डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमारा है कि 30% हो अगले मंथ की प्रोडक्शन का, ठीक है, कि जितनी अगले मंथ में प्रोडक्शन हमने करनी है उसका 30% हमारी इन्वेंट्री में, हमारे स्टॉक में पड़ा हो। देन कॉस्ट हमारे पास ₹35 पर यूनिट दी गई है। तो यूनिट्स टू कंज्यूम हमारे पास है 770, ठीक है। एंड देन उसमें क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है 30% होगी प्रीवियस मंथ की, राइट, नेक्स्ट मंथ की, सॉरी, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जनवरी की, ठीक है, जनवरी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें फरवरी का 30% मौजूद हो, किसमें, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। फरवरी में कितने यूनिट्स चाहिए देख लिए, 650, तो इसका हम 30% निकाल लेंगे, तो वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगा। अब मटेरियल अवेलेबल नीडेड, ये इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, ठीक है, वो हमने 30% जनवरी का लेना है, ठीक है, जनवरी के यूनिट्स का। तो उनको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने यूनिट्स परचेज़ करने हैं। देन एक यूनिट की प्राइस कितनी थी, ₹35, ठीक है। तो इन दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितने यूनिट्स परचेज़ करने हैं और जितनी एक यूनिट की प्राइस थी, तो टोटल परचेज़ कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। दैन लेक्चर नंबर 36, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनका बजट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लेबर का बजट जो है वो क्या है, बेसिकली ये प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन बजट से। ये HR को बताता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के जो मैनेजर्स हैं उनको बताएगा कि कितने वर्कर्स चाहिए और उनकी कॉस्ट हमें क्या आ रही है, ताकि वो प्लान कर सके कि हमने नए लोगों को रिक्रूट करना है या फिर पुरानों की ही ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, या फिर नए लोग आएंगे उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब वो प्लान कर सकें। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट, और जो एक यूनिट का रेट है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेट करना है पर ग्रेड ऑफ वर्कर सेपरेटली। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें लेबर बजट दिया गया है, ठीक है, वही 2400 यूनिट्स के लिए। अच्छा, तो इसमें हमें 2 ग्रेड्स के वर्कर दिए गए हैं, A और B। यहाँ पे ग्रेड से क्या मुराद है, बेसिकली क्लासिफिकेशन की गई है वर्कर्स की, कि जो ग्रेड A का वर्कर है, ठीक है, उसमें 10 वर्कर्स हैं हमारे पास ग्रेड A के। वो किस बेस पर काम कर रहे हैं, वो हमारे पास टाइम बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, पर आवर देखें तो ये हमारे पास एक टाइम रेट बेसिस पर, आवरली वेज पर काम कर रही है कि पर आवर हमें इतना मिलेगा। और जो ग्रेड B के हमारे पास 15 वर्कर हैं वो किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, वो पीस रेट की बेसिस पर काम कर रहे हैं कि पर यूनिट जो हम प्रोड्यूस करेंगे उस पर हमें ₹0.8 मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं, 10 वर्कर्स थे, ठीक है, और कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, 168 आवर्स, और पर आवर का रेट कितना है, 40। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ग्रेड A के वर्कर्स की कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब देखें,
जो ग्रेड बी के वर्कर्स थे वो 15 थे, ठीक है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पीस का वो कितना रेट ले रहे थे 0.8, ठीक है। और पीसेस टोटल कितने बनाने थे, अब वो इधर नहीं दिया गया इस कॉलम में, वो हमें सबसे ऊपर दिया गया है। 2400 यूनिट्स बनाने हैं, तो 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास लेबर का बजट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लेबर बजट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है कि 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट हमारे पास इतने हैं और रेट ये है, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स आपने लिख लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आवर्स पर यूनिट, तो वो 5 थे, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो रेट था उससे, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास ये आ गई। देन हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड बजट। फैक्ट्री ओवरहेड में जो कॉस्ट होती हैं इनको बजट किया जाता है मुख्तलिफ एक्टिविटी के लेवल्स के लिए, जैसे कि स्प्लिट इसको कर दिया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, जो कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास आवर्स के साथ साथ चेंज होगी। इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास इक्वल है फिक्स्ड ओवरहेड, उसमें ऐड कर दें जो बजटेड लेबर आवर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट से, ठीक है। अब इसके मेथड हमारे पास कितने हैं, एक सिंपल मेथड है, एक डिटेल्ड मेथड है। सिंपल में आपने एक प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड का रेट अप्लाई कर देना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी और आपने एक रेट रख लिया 50% डायरेक्ट लेबर का, तो उस हिसाब से आपने फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया। और अगर डिटेल्ड की बात करें तो इसमें आपने हर ओवरहेड वाला आइटम लिस्ट करना है सेपरेटली, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर, मटीरियल्स, पावर, इन सब का ओवरहेड, ठीक है। और उसे आइटम वाइज आपने बजट करना है, और देन आपने ये भी दिखाना है कि एक्चुअल कितना था हमारे पास इनका फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल कितना आया है और उसमें वेरिएंस कितनी आई है, मतलब कि हमने जो सोचा था एक्चुअल उससे कितना दूर है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड बजट 3 मंथ्स के लिए। तो बजटेड डायरेक्ट लेबर रुपीज़ में हमें दिया गया जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। देन वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, ये हमें दिया गया है डायरेक्ट लेबर पर बेस है, जनवरी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर दिया गया है, राइट। और ये तो सिर्फ रेट है, तो जब आपने यानी कि निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लेबर पे बेस कर रहे हैं तो जितना रेट है हम डायरेक्ट लेबर से निकालेंगे। तो जनवरी के लिए हमने जनवरी के डायरेक्ट लेबर से मल्टीप्लाई करके अपना वेरिएबल ओवरहेड का बजट निकाल लिया। फरवरी के लिए भी यही किया और मार्च के लिए भी यही किया। देन जो फिक्स्ड था उसने तो चेंज नहीं होना था, उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, देन डिटेल्ड फैक्ट्री ओवरहेड का जो बजट है इसमें तो देखिए हम एक रेट पर इन्हें डिटरमाइन कर रहे थे। अब इधर हमने क्या करना है, हर ओवरहेड को सेपरेटली देखना है। इनडायरेक्ट लेबर इसका जितना बजट था हमने रखा, ठीक है, और एक्चुअल में कितना आया। अब देखें इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट आप करके देखेंगे तो आपके पास कोई अमाउंट आएगी, वो बेसिकली वेरिएंस है कि सोचा हमने इतना था, हुआ इतना, तो उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, वो वेरिएंस है, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। अगर नेगेटिव में आएगी तो आप ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी कि वो नेगेटिव है। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग एंड रिपेयर और क्लीनिंग का, स्पॉइल्ड वर्क का, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। और फिक्स्ड हमें दिया गया है। अच्छा, जो फिक्स्ड वैसे हमें दिया गया है इसमें आप एक बात नोट करें कि इसमें वेरिएंस 0 है, क्योंकि फिक्स्ड है। जितना फिक्स्ड था वो जितना हमने बजट में लिखा था एक्चुअल में भी उतना ही होगा, बिकॉज उसने तो चेंज नहीं होना। तो जितना बजट में था और जितना एक्चुअल में था उसमें फ़र्क कितना आया, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो वेरिएंस बेसिकली 0 है, ठीक है। ओके, देन लेक्चर नंबर 37 है। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट एंड बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। तो सेलिंग एक्सपेंस बजट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस को यानी कि फ़िक्स्ड जो पार्ट है जो कि हर महीने सेम ही रहेगा उसमें हम वेरिएबल पार्ट को ऐड कर देते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ में हम ऐड कर रहे हैं सेल्स जो हमारे पास रुपीज़ में हुई है, ठीक है, वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल ये सैलरीज थी, इसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने थे और वेरिएबल कोई भी नहीं थे, तो ये टोटल हमारे पास वही बना 1000। देन कमीशंस ये जो हैं ये फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है, ये 5% है हमारे पास जितनी हमारे पास सेल्स हुई है, ठीक है। तो हमने 5% निकाल लिया इन सेल्स का, तो ये टोटल हमारे पास ये आ गए।
देन एडवर्टाइजिंग, ये 1% है सेल्स का, यानी कि इस अमाउंट का ये 1% है, इसको भी लिख लिया और देन टोटल कर लिया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का बजट बन जाएगा, ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव सैलरीज आ जाएंगी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट हर महीने सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं। देन बजटेड इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इन सबको ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो लिखी हुई है, ठीक है, ये आ जाती है। लेकिन अभी भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बनी, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ गई है ना, इनको ऐड करके जब इसमें फिनिश गुड को आप ऐड करेंगे, ओपनिंग में जो आपके पास फिनिश गुड्स हैं उनको जब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास देखिए उसमें से हमने लेस करना है अभी क्लोजिंग वाले फिनिश गुड्स। तो ये सब करने के बाद इनको ऐड किया, ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड किया, क्लोजिंग को हमने लेस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको बेसिकली हमने सेल्स में से माइनस करना है, ठीक है, तो सेल्स में से इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग में कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिक्स्ड और वेरिएबल में, उनको भी हमने लेस कर लिया, ठीक है। देन प्रॉफिट जो हमें ऑपरेशन से हुआ है उसको हमने ऐड कर दिया, फाइनेंशियल चार्जेस जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह उनको हमने लेस कर लिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आ गया, ठीक है, अभी टैक्स इस पर देना है, तो इसमें से अभी हम 40% टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो बजटेड नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना आ गया। अच्छा, बजटेड बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट हमें शो करती है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, ओनर्स इक्विटी है एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड। तो एसेट साइड पर आपने करंट एसेट्स जो हैं वो लिखने हैं, जो कि स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है, और फिनिश गुड्स आ जाते हैं। देन डेटर्स या फिर अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश बैंक और फिक्स्ड एसेट जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनमें क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट पेएबल जो कि भी हमने पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में बेसिकली क्या आ जाता है, जो शेयर कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग्स है, यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है, और ये सब करंट एसेट्स हैं, ये दिए गए, ठीक है। ओके, देन लेक्चर नंबर 38, कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, बेसिकली ये हमें शो करता है कि एक्सपेक्टेड कैश हमारे पास कितना है जो कि आ रहा है और जा रहा है हमारे पास एक फ्यूचर पीरियड में, क्योंकि बजट है ना तो फ्यूचर की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो इस पीरियड में कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट के बारे में नहीं, ये सिर्फ कैश की मूवमेंट के बारे में है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि हम कैश की जो नीड्स हैं उनको प्लान कर सकें, एडवांस में पता चल जाए कितना एक्स्ट्रा कैश चाहिए। सरप्लस कैश को हम अवॉइड करें कि कैश हमारे पास आइडल भी ना पड़ा रहे, वो इन्वेस्टेड हो, ठीक है, ताकि वो और कैश को जनरेट कर सके। ओके, नेक्स्ट इज़ अवॉइड कैश शॉर्टेज, कि अगर हम कैश हमारे पास कम होगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा ताकि जो भी कैश से ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। तो कैश बजट बनाने का ये भी मकसद है कि शॉर्टेज ना हो, पहले ही हम प्लान कर लें कि हमने कितना बोरो करना है। देन मीट ऑल कमिटमेंट्स ऑन टाइम, कि सप्लायर्स को वेजेस हमने पे करने हैं और लोन्स, इन सबको हम टाइम पर पेमेंट कर सकें कैश में। देन कैश बजट का फॉर्मेट क्या है, इट्स बेसिकली कि जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो लिखेंगे, देन उसमें जो ओल्ड रिसीट है हमारी कैश सेल्स की, क्रेडिट कलेक्शंस और लोन्स वगैरह वो, देन टोटल कैश अवेलेबल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जब आप माइनस कर देंगे जो पेमेंट्स आपने कर दी हैं, परचेजेस और वेजेस, एक्सपेंसेस, मशीन्स, ये सब आपने कर दी हैं पेमेंट्स, उनको लेस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे जो डेफिसिट है कि इतना कैश हमारे पास कम पड़ रहा है, ठीक है। देन अगर डेफिसिट है तो हमें बैंक से बोरो करना पड़ेगा, तो जो बैंक से बोरो अमाउंट की है वो हम लिख देंगे। तो जब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका दिया गया कि ओपनिंग कैश बैलेंस इतना है, क्रेडिट सेल्स और कैश पे सेल्स, लोन रिसीव्ड एंड देन डिस्पोजल ऑफ मशीन और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो टोटल कैश अवेलेबल हमारे पास ये आ गया। देन आपने जो पेमेंट्स की हैं क्रेडिटर्स को की हैं, और कैश परचेज, मशीन परचेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस
सेलिंग के और इंटरेस्ट यहाँ पे जो भी आपने लोन वगैरह पे पेमेंट करनी थी, तो ये टोटल पेमेंट्स आ गई। ठीक है, तो जो टोटल कैश अवेलेबल था बेसिकली, यानी कि ये जो 6,20,000 था, इसमें से जो आपने टोटल पेमेंट्स कर दी हैं 5,90,000 की, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल आपके पास क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ जाएगा। मतलब कि आपके पास 30,000 का कैश बच गया। अगर ये ना होता तो आपके पास कम अमाउंट आ सकती थी नेगेटिव में, मतलब कि आपको डेफिसिट हो गया। तो डेफिसिट तो नहीं चाहते, तो फिर उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, जब आप उसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपके पास ज़ाहिर है और कैश आ जाएगा, या फिर कहीं और से भी आपके पास कैश आप बढ़ा सकते हैं बजट को एडजस्ट करके। अच्छा, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें सेल्स दी गई हैं जनवरी से जून तक, और रूल क्या है कि 20% जो है हमने कैश पर चीज़ें सेल करनी है। ठीक है, जो रिमेनिंग 80% है वो क्रेडिट पे करनी है। 40% हमारे पास कलेक्ट होता है इन मंथ ऑफ सेल, 30% नेक्स्ट मंथ और 30% मंथ आफ्टर। अच्छा, तो इस टेबल में हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना कैश जो है वो बिज़नेस एक्चुअली रिसीव कर रहा है हर मंथ अपनी सेल्स से। ठीक है, तो जो रूल्स हमने ऊपर पढ़े हैं, तो बेसिकली उसमें हमने क्या देखा था कि 20% कैश पे सेल होगी। ठीक है, मतलब कि जो एक महीने की सेल्स हैं उनमें से 20% जो सेल्स हैं वो इमीडिएटली आपको कैश मिल जाता है उसका। ठीक है, क्रेडिट पे जो 80% की सेल्स हैं वो हमारे पास, यानी कि हम आइटम पहले बेच देते हैं, देन उसकी पेमेंट हमें बाद में आती है। अब जो आगे वाले ये रूल्स थे ना, बेसिकली ये क्या थे कि जो क्रेडिट है, जो 80% क्रेडिट है, वो हमें अब कैसे मिल रहा है। तो वो ऐसे मिल रहा है कि इस 80% में से जो इसका 40% है, ये जो भी 80% की कुछ अमाउंट होगी इसे एक्स के लिए, ठीक है, उस एक्स का 40% हमें उसी महीने में मिल जाएगा, सेम मंथ में, और 30% उससे अगले मंथ में, और बाकी का 30% उससे अगले मंथ में। ठीक है, यानी कि सेकेंड मंथ में। अब ये जो हमारे पास मंथ बाय मंथ ब्रेक डाउन दिया गया, इसे देख लेते हैं। देखिए, फरवरी की जो सेल्स हैं, मार्च की और अप्रैल की, ये बेसिकली कॉलम में देखें अप्रैल लिखा हुआ है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि अप्रैल के महीने में हमारे पास बिजनेस कलेक्ट कर रहा है मनी 3 डिफरेंट मंथ ऑफ सेल्स से, यानी कि फरवरी के मंथ से, मार्च के मंथ से और अप्रैल के मंथ से। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 80% था हमारे पास, जो क्रेडिट पे सेल की थी उसका 30%, देन जो क्रेडिट पे सेल की थी 80% उसका 30% मार्च में, और जो देन हमारे पास कैश में सेल थी वो तो हमें फ़ौरन मिल गई थी। ठीक है, तो वो प्लस जो 80% क्रेडिट पे की थी उसका 40%। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह मई में भी कर लिया और इसी तरह जून में भी कर लिया। ओके, तो देन इनको टोटल कर लेंगे तो अप्रैल की कलेक्शंस आ जाएगी, देन मई की और देन जून की। ओके, देन वी हैव लेक्चर नंबर 39, कॉम्प्लेक्स कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेल्स और परचेजेस फरवरी से जून की, और रूल ये है कि 40% कैश पे सेल होगी, क्रेडिट सेल 50% होगी, जो कि नेक्स्ट मंथ मिलेगी 50%, और 50% उससे अगले मंथ मिलेगी। देन क्रेडिटर्स जो हैं वो पे हमें करेंगे इन द फॉलोइंग परचेज, इन द मंथ फॉलोइंग परचेज, यानी कि परचेज के अगले महीने बाद। ठीक है, तो ये हमें दिए गए हैं मंथ्स और सेल, कैश और क्रेडिट पे जितने परसेंट है, देन अगले मंथ हमें जितना मिलेगा, और कलेक्टेड मंथ आफ्टर, यानी कि ये जो हमारा सेम महीना चल रहा था उससे अगला महीना ये है और उससे अगला महीना ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्च था, तो ये अप्रैल है और ये मई है। अच्छा, अब इसे हम समझते हैं। अच्छा, अब देखेंगे हमें 2 डिफरेंट टेबल्स दिए गए हैं, तो ऐसा बेसिकली क्यों है। देखिए, जो ऊपर वाला टेबल है, जो वर्किंग टेबल है, इसका पर्पज़ ये है कि ब्रेक डाउन करें ये कि जब आपने कैलकुलेट करना है कि जो क्रेडिट मनी है वो कब आएगी। देखिए, इधर क्रेडिट का जिक्र हो रहा है, राइट। तो लेकिन इसमें क्या है हमारे पास कि जो फरवरी में एक सेल हुई थी, ठीक है, या फिर मार्च में हुई थी, देखें वो आपको इमीडिएटली कैश नहीं दे रहे पूरा,
यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है जो कि हम अगले मंथ में कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन द मंथ आफ्टर हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिलेड कैश को बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला टेबल दिया गया है अप्रैल से जून तक का, ये हमारे पास कैश बजट है। देखिए कैश बजट, ये हमें एक्चुअल हेल्थ बताता है हमारे बैंक अकाउंट की मंथ बाय मंथ। तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है कि ये हमें सिर्फ उस स्पेसिफिक मंथ का बता रहा है, एक स्पेसिफिक मंथ की बातें बताते हैं हमें कैश के हवाले से। देखें अप्रैल की, ठीक है, सिर्फ इसमें कैश का जिक्र है, ठीक है। देन मई के बारे में एंड देन जून के बारे में, ओके। अच्छा, देन हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक फ़िक्स बजट हमारे पास जो कि एक ही दफ़ा प्रिपेयर किया जाता है, वो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए किया जाता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है ये हमारे पास किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। फ़िक्स बजट जो है वो क्या करता है, वन सेट ऑफ फिगर्स ओनली, और फ्लेक्सिबल में हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए डिफरेंट फिगर्स होते हैं। फ़िक्स बजट हमारे पास यूजलेस हो जाता है अगर एक्चुअल एक्टिविटी जो हमारा लेवल है वो उसमें फ़र्क निकल आया, राइट। और जो फ्लेक्सिबल बजट है वो हमारे पास हमेशा रेलिवेंट और यूज़फुल रहता है। और फिक्स बजट तब अच्छा है जब हमारी एक्टिविटी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही ना, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल। और फ्लेक्सिबल बजट हमारे पास तब यूज़फुल है जब हमारे पास एक्टिविटी अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते कि ये लाजमी तौर पर इतना ही होगा हमारा जो एक्चुअल कैश बजट है या फिर कोई भी बजट है, इसमें इतने ही फिगर्स आएंगे। अच्छा, ये हमें कॉस्ट बिहेवियर को शो नहीं करता, और ये हमें शो करता है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल स्प्लिट क्लियरली के फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिया गया है, नॉर्मल कैपेसिटी और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, ठीक है। ओरिजिनल बजट था हमारे पास 2000 यूनिट्स के लिए, लेकिन हमने फ्लेक्स्ड बजट 1500 यूनिट्स के लिए कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बेसिकली फिक्स्ड ही रहेगी ना इसमें भी, तो वेरिएबल कॉस्ट को हमने चेंज किया है, ठीक है। मतलब कि एट रेट ऑफ ₹20 हमारा एक यूनिट था ना, इधर हम 1500 यूनिट्स के लिए देख रहे हैं, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1500 यूनिट्स के हिसाब से हमने निकाल लिया एट रेट ऑफ ₹20। तो देन टोटल हमने देखा, तो जो हमारा एक्चुअल अब हुआ, एक्चुअल हमारे 1500 यूनिट्स आए, लेकिन फ़िक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट आ गई, 1000 का फ़र्क आ गया, ठीक है। और देन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ डिफरेंट आई, लेकिन ये ओरिजिनल बजट के इतने करीब नहीं थी जितना ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट के करीब थी। तो जो ओरिजिनल था वो 50,000 और जो हमने फ्लेक्सिबल किया था कि 40,000, तो उसके बीचों बीच ही हमारा एक्चुअल जो एक्चुअल यूनिट्स पे जो कॉस्ट आई है वो हमारे पास यही आई है, ओके। तो कंपेयर कर सकते हैं हम एक्चुअल वर्सेस ओरिजिनल बजट को, ठीक है। बट ये वाला वर्जन होने का मिसलीडिंग है, तो ये देखते हैं कैसे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट इसमें ये दी गई थी जो कि एक्चुअल में हमारे पास आई है, ठीक है, और ओरिजिनल बजट में इतनी थी, और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और इसका भी ओरिजिनल बजट में फ़र्क आ रहा था जो हमने सोचा था। तो टोटल हमारे पास कितना फ़र्क आ रहा है, टोटल हमारे पास ओरिजिनल और जो हमने बजट बनाया था ओरिजिनल वाला, और जो एक्चुअल में हमारे पास आ गई हैं कॉस्ट, उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, उसमें 6000 का फ़र्क आ रहा है, तो ये मिसलीडिंग है। लेकिन जो हमने फ्लेक्स्ड बजट बनाया था, ठीक है, उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास 4000 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें फ्लेक्स्ड बजट जो है वो ट्रू परफॉर्मेंस दिखाता है। आपने लेस प्रोड्यूस किया देन द बजटेड, सो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लोअर होनी चाहिए। एनी एक्सेस बियॉन्ड डैट इज़ ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि आपने देखें अपने यूनिट्स को कम किया ना, 1500 पे आप आ गए थे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो वो ओवर स्पेंडिंग में चला जाएगा, कि इस पर लगना तो कम चाहिए था लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा लगा दिया। देन एक फ्लेक्स बजट हमें और दिया गया कि देखें नॉर्मल कैपेसिटी में 20,000 यूनिट्स से, देन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और ओवरहेड की, देन फिक्स्ड हमारे पास डेप्रिसिएशन है और अदर जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अच्छा, सबसे पहले तो हमने जो कॉलम बनाया है वो हमारे जो उनसे नॉर्मल कैपेसिटी के यूनिट्स हैं उन पर बनाया है। देन हमने कहा था फ्लेक्स बजट हमने प्रिपेयर करना है 16,000 यूनिट्स के लिए और 24,000 यूनिट्स के लिए, कि हम फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं ना, कितने यूनिट्स भी हो सकते हैं इतने भी, ठीक है। तो ये 1600 के लिए और ये 16,000 के लिए और ये 24,000 के लिए, तो इनको भी आपने उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना।
और टोटल सबका देख लेना है। जो बेस यूनिट है वो 70,000 उनका आ रहा है, और जो फ्लेक्स यूनिट्स हमारे पास 16,000 है उनका इतना, और 24,000 वालों का इतना। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 40 फ्लेक्सिबल एंड ज़ीरो बेस बजटिंग। तो इसमें हमारे पास हाई एंड लो मेथड इन फ्लेक्सिबल बजट आता है। अच्छा, तो जब हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी जाती हैं एज अ टोटल, ठीक है, उनको फिक्स्ड और वेरिएबल में हमें स्प्लिट करके नहीं दिया गया होता, तब हम हाई एंड लो मेथड को यूज़ करते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए। अच्छा, तो बेसिकली इसके लिए हमें करना क्या है कि आपने आवर्स पे देखना है, एक्टिविटी लेवल पे देखना है, और एक्सट्रीम्स उसमें से फाइंड करनी है। आपने हाई एक्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है, और देन आपने लो एक्टिविटी फाइंड करनी है। देन आपने उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है कि एक तो आवर्स में कितना चेंज आ रहा है, फिर चेंज इन जो कॉस्ट है वो आपने फाइंड कर लेना है। देन वेरिएबल रेट फाइंड करना है, ठीक है, वेरिएबल रेट। देन उसके बाद फिक्स्ड को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो एंड पे आपके पास जो आपका फ्लेक्स बजट है वो कर लेंगे हम फाइंड। अच्छा, तो इसमें हाई देखें, हाई हमारे पास 1200 आवर्स हैं, जो कि देखें हमारे पास 1200 आवर्स गिवन थे। ये एक्सट्रीम एंड था, हाई वाला एंड, और यहाँ पर देखें बीच में हमें दिए गए हुए थे 1000 आवर्स, लेकिन एंड पर 800 आवर्स थे। तो अब इसमें से आपने दो एक्सट्रीम्स को यहाँ पर नोट कर लेना। जो हाई एंड है, ठीक है, उसको आपने हाई में लिख लेना है, जो सबसे ज़्यादा आवर्स दिए गए हैं। जो सबसे कम आवर्स दिए गए हैं उसे आपने लो में लिख लेना है। एंड देन उसकी जो आपको कॉस्ट दी गई है, ठीक है, वो भी आपने साथ में लिख लेनी है। देन उनका चेंज आपने देख लेना है कि इनमें कितना फ़र्क आ रहा है। तो इनमें 4000 आवर्स का, और अगर कॉस्ट में देखें तो ये 2200 का डिफरेंस आ रहा है। देन वेरिएबल रेट आपने निकाल लेना है कि बेसिकली जितना यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड करते हैं जितना आवर्स में चेंज आ रहा है उससे, तो आपके पास वेरिएबल रेट आ जाएगा। इसी तरह फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो आपने निकाल लेनी है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो टोटल कॉस्ट है तो वो सबसे ज़्यादा यही है ना हमारे पास, उसमें से आपने माइनस कर देना है आवर्स इनटू वेरिएबल रेट जो आपने निकाला है। तो आवर्स कितने थे बेसिकली, सबसे ज़्यादा वाले 1200, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देना जो वेरिएबल रेट निकाल है इससे, और ये कैलकुलेशन कर देनी है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। देन फ्लेक्स बजट। अच्छा, फ्लेक्स बजट के लिए बेसिकली क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि जो देखें फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे जो टारगेट आवर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ये हमने निकाल ली थी, इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारे टारगेट आवर्स हैं, और टारगेट आवर्स बेसिकली कहाँ दिए गए हैं, वो यहाँ दिए गए हैं फ्लेक्स बजट में। कितने आवर्स के लिए हम बना रहे हैं, 1100 के लिए, तो ये टारगेट है, तो इस टारगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने वेरिएबल वाले रेट को, और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो ये फ्लेक्स बजट आ गया 1100 आवर्स के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी उन्होंने दिया हुआ है कि आप आसानी से याद रखें, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पर हमारे पास a फिक्स कॉस्ट है, b हमारे पास वेरिएबल रेट है, ठीक है, और x हमारे पास एक्टिविटी लेवल है जो कि हमारा टारगेट लेवल है, और y क्या है, y टोटल कॉस्ट जो हम निकाल रहे हैं। देन हमारे पास है बजट वेरिएंस, और इसकी 3 टाइप्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आ जाती है वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें ओरिजिनल बजट में से फ्लेक्स बजट को माइनस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हमने उतना प्रोड्यूस किया है प्लान लेवल पे, या फिर हमने उतना प्रोड्यूस नहीं किया। तो ये फेवरेबल कब होता है, जब एक्चुअल हमारा ज़्यादा हो हमारे बजटेड से, और बजटेड हमारा कम हो। ओके, देन एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसमें हमारे पास फ्लेक्स बजट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो अब देखें इसमें बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि क्या हमने स्पेंड किया है एज़ पर फ्लेक्स बजट, उतना ही हमने स्पेंड किया है कि नहीं। उधर प्रोडक्शन की बात थी, इधर स्पेंडिंग की बात है। तो ये कब फेवरेबल है, जब एक्चुअल हमारा कम हो और फ्लेक्स्ड हमारा ज़्यादा हो। देन वी हैव टोटल वेरिएंस।
और ये हमारे पास कैसे आती है, ओरिजिनल बजट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दें, तो ये हमें ओवरऑल वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर बताती है। और इसका भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस दी गई है, एक्सपेंडिचर और टोटल भी वेरिएंस दी गई है। वेरिएंस का मतलब तो आपको पता ही है कि जितना फ़र्क आ जाए, मैंने पहले भी बताया था, बट अगेन हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जितना भी हमने किसी बारे में एस्टिमेट किया था, ठीक है, एस्टिमेट हमने फ्यूचर के लिए किया था, हमें पता नहीं था, ठीक है, तो वो एक अंदाज़ा था। और जो एक्चुअल में हुआ, ठीक है, जब वो चीज़ हो गई हमारे पास, या फिर सेल्स के बारे में था उतनी सेल्स हो गई, या फिर प्रोडक्शन के बारे में था उतनी प्रोडक्शन हो गई, तो जो हमने एस्टिमेट किया था उसमें और जो एक्चुअल में हुआ है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, उसे वेरिएंस कहते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल कैपेसिटी दी गई है, बजट एट नॉर्मल, एक्चुअल कैपेसिटी और फ्लेक्स बजट और एक्चुअल कॉस्ट दी गई है। तो वॉल्यूम वेरिएंस के लिए ओरिजिनल में से फ्लेक्स को माइनस कर दिया, अमाउंट हमारे पास आ रही है पॉजिटिव, तो ये फेवरेबल है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में हमारे पास फ्लेक्स्ड में से एक्चुअल को माइनस किया, तो हमारे पास एक नेगेटिव अमाउंट आ रही है, ये अनफेवरेबल है। और टोटल हमारे पास अगेन ओरिजिनल में से एक्चुअल को माइनस किया, तो एक पॉजिटिव अमाउंट आ रही है जो कि फेवरेबल है। ओके, देन वी हैव बजटिंग रेशोज़, ये कंट्रोल के लिए होती हैं। इसमें हमारे पास एक्टिविटी रेशो है, इसमें हम फ्लेक्स बजट को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिकली रेशो के लिए, ताकि हम परसेंटेज में देख सकें। तो ये हमें क्या बताता है कि कितना बजटेड जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें से कितना एक्चुअली अचीव हुआ है। देन कैपेसिटी रेशो, इसमें एक्चुअल कॉस्ट को ओरिजिनल बजट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें बताता है कि हाउ मच ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी वाज एक्चुअली यूज्ड, कि जितनी नॉर्मल कैपेसिटी थी उसमें से हमने कितना एक्चुअली यूज़ किया। देन एफिशिएंसी रेशो, इसमें हम फ्लेक्स बजट को डिवाइड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, तो ये हमें क्या बताता है, हाउ एफिशिएंटली वाज द एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड, कि जो हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी थी वो कितनी एफिशिएंटली हमने यूज़ की है। देन अगर रेशो हमारे पास 100% से ज़्यादा हो तो फेवरेबल है, अगर कम हो 100% से तो अनफेवरेबल है। और एक्टिविटी रेशो जो है हमारे पास वो बेसिकली कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो को मल्टीप्लाई करके आती हैं। इसका भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया, इसमें बेसिकली ये फॉर्मूलाज ही लगाए गए हैं, ओरिजिनल, फ्लेक्स्ड और एक्चुअल। तो एक्टिविटी रेशो के लिए और कैपेसिटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ये सब के लिए हमने कैलकुलेट कर लेना है। और एक्टिविटी को दूसरे फॉर्मूला से भी हमने चेक करना है, जो कि हमें ये फॉर्मूला दिया गया था एंड पर, कि कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आना चाहिए जो यहाँ पर आए। ओके, देन वी हैव ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, ये लास्ट ईयर के बजट पर बेस करती है विद एडजस्टमेंट्स। और ज़ीरो बेस्ड जो हमारे पास बजटिंग है, ये स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, ट्रेडिशनल में ओनली न्यू आइटम्स और इंक्रीजेज नीड जस्टिफिकेशन, कि जो नए आइटम्स आप ऐड कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो ज़ीरो बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें हर आइटम की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। देन कैरीज फॉरवर्ड लास्ट ईयर्स इनएफिशिएंसीज, जो लास्ट ईयर में अगर कोई इनएफिशिएंसी हुई है तो उसको अगले साल पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो ज़ीरो बेस है उसमें फोर्सेस फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, कि हर एक्टिविटी की फ्रेश नए सिरे से इवेल्युएशन होगी। देन फास्ट एंड ईजी टू प्रिपेयर, और ये जो है हमारे पास ज़ीरो बेस्ड वाला, ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। देन कॉमन इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये वाला जो है गवर्नमेंट्स एंड लार्ज कॉरपोरेट्स इसे यूज़ करते हैं ज़ीरो बेस्ड को। ओके, ट्रेडिशनल बजटिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है फ्रॉम प्रायर ईयर्स, पिछले सालों का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको कभी हम आइडेंटिफाई नहीं करते और एलिमिनेट भी नहीं करते। मैनेजर्स जो हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि वो बेहतर तरीके ढूंढें काम करने के, क्योंकि बेसिकली वो उसी पर बेस करी जा रहे हैं, रुक के देख नहीं रहे कि इस इनएफिशिएंसी की वजह क्या है। नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और डिसीजंस इसलिए हमारे इतने रिगरस नहीं होते। प्रायोरिटीज़ को हम सेट नहीं करते, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट लगती है। मैनेजर्स इन्फ्लेट बजट्स टू गेट मोर फंड्स देन नीडेड, मैनेजर्स बजट को बढ़ा देते हैं कि जितने फंड्स नहीं भी चाहिए उतने आ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा फंड्स जो नीड से ज़्यादा है। हालांकि अगर इन एफिशिएंसीज़ को हम आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दें तो बजट
तो बजट्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स नहीं मांगने पड़ेंगे, यहाँ पर जितने हैं उसी में चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम मोर देन नीडेड फंड्स मांगें। अच्छा, अब इसकी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक वैल्यूएशन है हर एक्टिविटी की। तो बाय प्रायोरिटी ये हमें रिसोर्सेज एलोकेट करता है। इसमें आर्बिट्रेरी कट्स नहीं होते या फिर इंक्रीजेज नहीं होते। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। ये बजट्स को डायरेक्टली लिंक करता है जो हमारी कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं उनसे। देन आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के जहाँ पर वेस्टफुल हमारा कहीं पर खर्चा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। हर प्रोग्राम जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्यों एसेंशियल है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है हमारी के जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, उनको जहन में रखते हुए मैनेजमेंट की जाए, उस सिस्टम को ये सपोर्ट करती है। देन प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, ये उन्हीं हमारी एक्टिविटी कैपेसिटी रेशो वगैरह पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा फेवरेबल है, कौन सा फेवरेबल नहीं है, कौन सी रेशोज़ हमारे पास फेवरेबल हैं। ठीक है, देन ये कैश बजट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें कैश सेल्स और क्रेडिट जोन से हैं उनका बताना है। ठीक है, और उनका टेबल बनाना है। देन अगेन एफिशिएंसी रेशोज़ वाला है। ठीक है, एफिशिएंसी और एक्टिविटी और कैपेसिटी रेशोज़ को हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 40 भी एंड होता है। 35 to 40 हमारा एंड हो गया और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 41 से 45 को डिस्कस करेंगे।